टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नाजीवाद और हिटलर का उदय। नाजीवाद क्या है और हिटलर का उदय क्या है, ये दोनों के बारे में पहले चर्चा करेंगे हम लोग इस क्लास में। इस चैप्टर में जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो सबसे पहला प्रसंग जो है वो हेलमुट की कहानी से स्टार्ट करता है। तो हेलमुट का कहानी क्या है इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। एक 11 साल का बच्चा है, बात हो रही है 1945 का, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, 1945 चल रहा है। तो इस समय एक 11 वर्ष का लड़का है जिसका नाम है हेलमुट। तो 11 वर्ष का लड़का हेलमुट जो है वो बिस्तर पे लेटे हुए कुछ सोच रहा है और उसके बगल वाले कमरे में उसके माता पिता बात कर रहे हैं, तो वो सुन रहा है उनकी बातों को। तो हेलमुट के जो पिता हैं वो एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। तो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और बात करते करते वो बोलते हैं कि उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले उनको आत्महत्या करनी चाहिए। अब 11 साल का बच्चा ये बात सुन रहा है और उसके पिता बोल रहे हैं घबराहट वाले स्वर में कि मित्र राष्ट्र जो है वो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा व्यवहार हम लोग अपाहिजों, यहूदियों या मित्र राष्ट्रों के साथ किया है। ये सारी बातें सुन रहा है कौन? हेलमुट। अब हेलमुट को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बातें हो क्यों रही है, क्योंकि इसके पिताजी जो थे वो नात्सी थे। नात्सी क्या होता है? जो जो हिटलर के विचारों को मानने वाला है उसको नाजी कहेंगे, हिटलर के विचारों को मानने वाला। तो ये 1945 में ये बच्चा ये बात अपने पिता से सुन रहा है और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाद के दिनों में इसके पिता क्लिनिक जाते हैं और वहां पे खुद को गोली मार लेते हैं और उसके बाद इस ये बात जब 11 साल के बच्चा हेलमुट को पता चलता है तो वो और शॉक्ड हो जाता है। अब वो इतना डर जाता है कि घर में खाना भी नहीं खा पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मम्मी उसको खाने में जहर दे देगी और वो भी मर जाएगी, बच्चे को भी मार देगी। तो ये इतना डर क्यों? इसी के बारे में पूरा कहानी है जो हम लोग नाजीवाद और हिटलर में के उदय में पढ़ेंगे। तो ये 1945 का बात चल रहा है हेलमुट के साथ ऐसा, और उसके बाद वो घर से भाग जाता है। तो ये सारा चीज मित्र राष्ट्र हमको भी वैसे ही मारेगा, नाजी होता क्या है, ये कहाँ से चला, तो यही पूरा कहानी हम लोग इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ये पढ़ने से पहले हम लोग प्रथम विश्व युद्ध को देखेंगे। हम लोगों को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला था और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग बहुत सारा कहानी पढ़ चुके हैं। समाजवाद में रूस का जो समाजवाद पढ़ रहे थे उस समय लेनिन की एंट्री होती है रूस में। तो उस समय हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अच्छा खासा पढ़ लिए थे, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध जो है इसका कहानी कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र मतलब एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच की लड़ाई हुई। सेंट्रल पावर में कौन कौन आए? तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और ऑटोमन साम्राज्य था। कौन था? ऑटोमन साम्राज्य इनके साथ था। और इधर से एलाइड पावर की तरफ से कौन थे? तो फ्रांस था, इंग्लैंड था और रूस था। इसमें एंट्री हो जाती है अमेरिका की, यूएसए की एंट्री इसमें हो जाती है। किसमें? मित्र राष्ट्र में। ये क्यों होता है? तो जर्मनी ने इंग्लैंड की लुसिटीनिया जहाज को डुबाया था जिसपे अमेरिकी नागरिक सवार थे। अब यूएसए की एंट्री क्यों होती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंग्लैंड से एक जहाज जाती है जिसका नाम है लुसिटीनिया, लूसीटीनिया जहाज। ये इंग्लैंड से जा रही होती है और इस जहाज में अमेरिका के लोग रहते हैं। अब उस समय इंग्लैंड के साथ जर्मनी का लड़ाई चल रहा था, तो जर्मनी जो है वो लुसिटीनिया जहाज को डुबा देता है और जिससे यूएसए के जो नागरिक हैं वो मारे जाते हैं, जिससे गुस्सा होके यूएसए भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री ले लेता है और मित्र राष्ट्र की तरफ से सीधे जर्मनी पे हमला स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इस समय जर्मनी का चांसलर तो होगा नहीं अभी, जर्मनी के हेड। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी के हेड कौन थे? तो कैसर विल्हेम थे। कौन थे? कैसलर विल्हेम। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी के चांसलर कैसलर विल्हेम थे। बाद के समय में
18 के समय में 1918 लास्ट दिसंबर 1918 के आसपास ये फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है और इसमें जर्मनी बुरी तरह से हार जाता है। यानी 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी बुरी तरह से हार जाता है और यहाँ के जो शासक थे कैसर विल्हेम, ये जर्मनी छोड़ के नीदरलैंड चले जाते हैं। नीदरलैंड मतलब 11 नवंबर 1918 को जर्मनी बुरी तरह से हारा और इसके वजह से यहाँ के जो हेड थे कैसर विल्हेम, ये चले जाते हैं यहाँ से। अब जैसे ही ये चले जाते हैं, भाग जाते हैं नीदरलैंड, तो जर्मनी के संसद को वाइमर कहा जाता है। तो वाइमर में यहाँ के लोग बैठक बुलाते हैं। वाइमर, जर्मनी के संसद का नाम क्या है? वाइमर। वाइमर में एक बैठक बुलाई जाती है। जर्मनी का जगह है वाइमर, सॉरी, जर्मनी का जगह है वाइमर और वहाँ पे जर्मनी का संसद, जर्मन संसद, जिसको राइखस्टैग बोला जाता है, राइखस्टैग। तो जर्मनी के संसद राइखस्टैग में एक बैठक बुलाई जाती है और वहाँ एक हेड चुने जाते हैं, जर्मनी के हेड, जिसको चांसलर बोला गया। कब? जब जर्मनी के हेड कैसलर विल्हेम चले जाते हैं तब। तो यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना करी जाती है और यहाँ के एक चांसलर चुने जाते हैं जिनका नाम होता है फ्रेडरिक एल्बर्ट। तो ये यहाँ के क्या चुने जाते हैं? हेड चुने जाते हैं, चांसलर चुने जाते हैं। अब जैसे ही ये कहानी समाप्त होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है, तो हर एक, जैसे मित्र राष्ट्र हो या धुरी राष्ट्र हो, यहाँ पे आप देखिए मित्र राष्ट्र हो या धुरी राष्ट्र हो, सबका अपना अपना क्षति पहुंचा फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, क्योंकि ये 14 से लेकर 18 तक चला, 4 साल युद्ध चला। और सब लोग जो है जर्मनी के हारने से सब लोग जो है वो जितना भी दोषारोपण करना था वो किसके साथ किया गया? जर्मनी के साथ किया गया। और जर्मनी के साथ एक संधि किया गया जिसका नाम रखा गया वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि 28 जून के आसपास हुई थी। जर्मनी का है वर्साई जगह, तो वहां पे ये संधि हुई। अब इस संधि में क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या होता है कि युद्ध का जितना भी जिम्मेदारी है वो किसको दे दिया जाता है? जर्मनी पे। मतलब जो भी दोषारोपण करना है वो सब किस पे आ जाता है? जर्मनी पे। यानी इसको कहते हैं वार गिल्ट क्लाउज। वार गिल्ट क्लाउज इस किस पे डाल दिया जाता है? जर्मनी पे डाला जाता है। और ये वहाँ का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 231। उसमें लिखा गया है कि जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए पूरी जिम्मेदारी दी गई। इसका औपचारिक प्रभाव यह रहा कि जर्मनी जितना भी युद्ध हुआ है ये सब युद्ध का भरपाई जर्मनी करेगा। और जर्मनी पे करीब 6 अरब पाउंड का कर्ज आया। 6 अरब पाउंड जुर्माना लगा। सारी जिम्मेदारी जर्मनी पे आई है और जर्मनी पे 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई। इस संधि में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ अलग अलग क्षेत्रों पे भी अपना अधिकार कर लिया। जैसे में हम लोग यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये इस क्षेत्र, ये पूरा जर्मनी है। ये पूरा जितना देख रहे हैं डायग्राम, ये पूरा जर्मनी है। अब इस जर्मनी में इस वाले इलाके पे यूके कब्जा कर लिया, इस वाले इलाके पे रूस आ गया, यहाँ पोलैंड आ गया, यहाँ पे अमेरिका आ गया और यहाँ पे फ्रांस आ गया। तो ये सब इसके करीब करीब कुछ कुछ एरिया को ले लिए। जैसे में हम लोग देख रहे हैं कि फ्रांस जो है जर्मनी का राइनलैंड क्षेत्र ले लिया। ये फ्रांस यहाँ पे है, तो फ्रांस जो है कौन सा क्षेत्र ले लिया? राइनलैंड। अब इससे समझना है कि राइनलैंड जो था वो कोयला और पेट्रोलियम के लिए था। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम से भरपूर था। तो इस क्षेत्र को, राइनलैंड क्षेत्र को कौन ले लिया? फ्रांस ले लिया कि जितना भी युद्ध में मेरा खर्चा हुआ है ये सब हम यहीं से भरपाई करेंगे। और जर्मनी के सैनिकों की संख्या निश्चित कर दी गई। अब जैसे हम लोग देख लिया कि युद्ध की जिम्मेदारी हो गई, मुआवजा के तौर पे जर्मनी से कितना लाख रुपए लेना था? तो 6 अरब। और उसके बाद सार क्षेत्र, जर्मनी का जो सार क्षेत्र था
वो 15 वर्षों के लिए लीग ऑफ नेशन को दे दिया गया। लीग ऑफ नेशन को दे दिया गया सार्क क्षेत्र। ये रूल क्षेत्र था इसका, यह भी कोयला पेट्रोलियम के लिए था। इसको 15 साल के लिए लीज पे दिया गया। सैन्य प्रतिबंध लगाया गया, मतलब सैन्य प्रतिबंध। सैन्य प्रतिबंध में क्या किया गया? तो सैन्य प्रतिबंध में किया गया 1 लाख सैनिक से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं पुरुष। मतलब 1 लाख सैनिक से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। आपके सैन्य प्रशिक्षण में भारी हथियार का यूज नहीं करना है। नौसेना में बड़े युद्धपोत पर पाबंदी लगाई गई। राइनलैंड को निष्क्रिय जोन बनाया गया, यानी कि राइनलैंड जो था, यहाँ पे आप नो सैनिक, क्या किया गया? डिमिलिटाइज्ड। डिमिलिटाइज्ड। लीग ऑफ नेशन इसको क्या बोला? तो लीग ऑफ नेशन सार्क क्षेत्र को 15 साल के लिए लीज पे ले लिया। इतनी सारी चीजें हुई जर्मनी के साथ। अब जर्मनी के कई हिस्सों को अलग कर दिया गया। जर्मनी के अधिकतर खानों पर किसका अधिकार हो गया? राइनलैंड जो जर्मनी का खान था, तो इस पे किसका अधिकार हो गया? फ्रांस का अधिकार हो गया। जर्मनी ने इन सब तथा गरीबी से उतरने के लिए, अब जर्मनी जो है इतना हो गया, 6 अरब पाउंड कर्जा देना है जर्मनी को। जर्मनी पर कर्जा कितना आ गया? 6 अरब पाउंड। अब 6 अरब पाउंड कर्जा चुकाना है, और बाकी जो भी देश हैं, रूस इसका ये कर रहा है, डिमिलिटाइज किया गया, यहाँ सैनिक नहीं रख सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा सैनिक आपको रखना नहीं है। लीग ऑफ नेशन सार्क क्षेत्र पे 15 साल के लिए लीज पे ले लिया है। मतलब इसके जितने भी कोयला पेट्रोलियम खान थे, ये सब पे दूसरे देशों का हक हो गया। और इसके बावजूद जर्मनी को 6 अरब पाउंड क्या देना था? कर्जा देना था। इसके लिए यहाँ के जो हेड बने थे, यहाँ के हेड इसमें कौन बने थे? मतलब राइक हैशटैग, अभी हम लोग यहाँ पे देखें कहाँ गया? हाँ, जर्मनी के संसद राइक हैशटैग में चांसलर कौन आ गए? फ्रेडरिक एल्बर्ट। अब जितना भी हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये कैसर विल्हेम किए थे, लेकिन ये सारा कुछ चुकाना किनको था? फ्रेडरिक एल्बर्ट को। तो ये सारा कहानी जब चल रहा था, तो फ्रेडरिक एल्बर्ट जो हैं, इन्होंने सोचा कि हम लोग जर्मनी की मुद्रा जिसका नाम था मार्क, उन्होंने सोचा कि पैसा को छापते हैं और पैसा उसके बाद हम लोग पाउंड में बदल के कर्जा चुका देंगे। तो इन्होंने सोचा कि पैसा छाप के हम कर्जा चुकाएंगे। इसका बहुत गलत नतीजा निकला। जर्मनी ने इन सब तथा गरीबी से उबरने के लिए क्या किया? मार्क की अत्यधिक छपाई कर दी। लेकिन मार्क का जो रेट है अमेरिकी मुद्रा डॉलर के सामने बहुत नीचे चला गया, जिसके कारण से और ज्यादा गरीब बनते गया देश। ये कुछ लोग मदद करना चाहे इसको, जैसे मैं मार्क का ही हम बात कर लें, तो $1 जो है, $1 24,000 मार्का के बराबर था। कब? अप्रैल के समय। ये डाटा था अप्रैल के समय, अप्रैल 1919। हाँ, अप्रैल 1919 के समय $1 जो है वो 24,000 मार्का के बराबर था। लेकिन जैसे ही छपाई स्टार्ट हो गया, तो ये जो है वो चला गया 3,53,000। ये कब? जुलाई के समय। जुलाई के समय इसका डाटा चल गया 3,53,000। अब उसके बाद जैसे ही अगस्त आया, अगस्त के समय इसका और ज्यादा चला गया, 46,21,000। ये कब गया? अगस्त के समय। और लास्ट होते होते ये 9,58,00,000, मतलब $1 का कीमत इतना हो गया कि 9,58,00,000 तक चला गया। ये बात हो रही है 1919 के बाद का, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद का, कि पैसा छाप के हम क्या कर देंगे? ये कर देंगे, कर्जा चुका देंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि $1 की कीमत 9,58,00,000 चला गया, यानी जर्मनी में मार्क का कीमत एकदम जीरो हो गया। इस पे एक कहानी है कि एक महिला टोकरी लेके जा रही थी और टोकरी में बहुत सारा सामान था। इतना दाम गिर गया था इसका कि आप एक टोकरी पैसा लेके जा रहे हैं तो आपको पॉकेट भर कुछ मिल जाएगा।
तो वो महिला जंगल से जा रही थी भर टोकरी पैसा लेके। सामने से चोर आए, चोर को देखते ही महिला जो है, बूढ़ी महिला, वो टोकरी रख के भाग जाती है। तो चोर लोग आते हैं और उसमें इतना सारा पैसा देखते हैं, और चोर क्या करते हैं कि उस टोकरी से सारा पैसा नीचे गिराते हैं और टोकरी लेके भाग जाते हैं। मतलब उस समय, कहने का मतलब ये है कि जर्मनी में मार्क का वैल्यू इतना कम गया था कि उतना ज़्यादा पैसा था, उससे भी ज़्यादा कीमती टोकरी था। तो ये स्थिति था इस समय किसका? जर्मनी का। इसी समय 1929-30 2029-30 के समय पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व व्यापी आर्थिक मंदी। ये 1929-30 के समय आया। क्यों आया? क्योंकि इस समय यूएसए का जो शेयर मार्केट था, यूएसए का शेयर मार्केट, यूएसए का जो शेयर मार्केट था जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट का शेयर मार्केट जो था एकदम डाउन चला गया। अब ये क्यों डाउन गया, ये हम लोग जब इकोनॉमिक्स का क्लास करेंगे उसमें ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ समझते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई और सारे देशों में, अब हम उस समय भी बताए थे जब रूस में समाजवाद पढ़ रहे थे कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, सारा देश डिक्लाइन चला गया, नीचे चला गया। लेकिन उस समय रूस स्टेबल रहा। क्यों रहा रूस स्टेबल? क्योंकि वहाँ समाजवाद आया था, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की गई थी। खैर, उसको हम लोग नहीं देखते हैं, आगे इधर बढ़ते हैं। तो यूएसए का शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट था, वो धड़ाम से नीचे गिर गया, जिसके कारण पूरे देश में आर्थिक संकट आ गई। जर्मनी की स्थिति इससे और खराब हो गई। अब ऐसे हालत में जर्मनी को क्या था, अब जो भी ऐसा हालत हो रहा था, ऐसे हालत में जर्मनी को एक नेता की तलाश थी। जर्मनी को क्या चाहिए? एक नेता जो इतनी गरीबी और इतना जो इसके साथ अन्याय हुआ। अब जैसे आप देख लीजिए, उस समय तक तो राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी। अब सारा ब्लेम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जर्मनी पे डाल दिया गया, 6 अरब पाउंड और इसके बहुत सारे क्षेत्रों को अलग देश ले लिए। अब आप ही के घर से कोई, अब आपके घर में कोई आए और आपका सामान कोई लेके जा रहा है तो आपको खराब ही लगेगा। तो इस समय जर्मनी की स्थिति बहुत खराब, और ऐसे हालत में जर्मनी को एक अच्छे शासक की तलाश थी, जो जर्मनी को इस आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक परेशानियों से क्या कर सके, उबार सके। और इसी समय एंट्री होता है हिटलर का, और इसी समय एंट्री कौन लेता है? हिटलर। और हिटलर एक अच्छा वक्ता के साथ साथ अच्छा नेता भी बनता है। हालांकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी हिटलर जर्मनी की तरफ से था, लेकिन उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जर्मनी को एक अच्छे नेता की तलाश थी, और इस समय हिटलर यहाँ आता है और ये अपना भाषण स्टार्ट करता है, बोलता है कि हम जर्मनी में सब ठीक कर देंगे, जो भी हमारे ऊपर इतना ब्लेमिश किया गया है हम सब से बदला लेंगे। और यहीं से ये स्टार्ट करता है, द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ चलता है। तो हिटलर के बारे में पूरा कहानी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।